नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। आज देखेंगे इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रहता है मैं वो वही आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? नाम में लगा हुआ है करेंसी अर्थात पैसा। बट बोलेंगे आप कि किस तरीके का पैसा है, तो फिजिकल फॉर्म में ना होके वर्चुअल फॉर्म में है। वर्चुअल फॉर्म में है तो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। अर्थात आप इसको टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे आप 100 का नोट, 500 का नोट फिजिकल फॉर्म में देखते हैं, लेकिन ये क्या है, ये आपको सिर्फ दिखाई देता है वर्चुअल फॉर्म में, तो इसको आप टच नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे बोलेंगे इसे किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। जो सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई भारत का केंद्र बैंक है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, तो आरबीआई हो या फेडरल रिजर्व बैंक हो, फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का है, यूएस का। ध्यान से देखिएगा, इसे सेंट्रल बैंक जो जारी करती है नोट, 1 रुपए का नोट छोड़ के जितने भी नोट होते हैं भारत के अंदर में, उसे आरबीआई जारी करती है। नोट के लास्ट में लिखे रहता है प्रोमिस टू, देखिएगा आरबीआई लिखे रहेगा। अमेरिका में फेडरल रिजर्व जारी करती है, तो यूरोप की यूरोप सेंट्रल बैंक है। हर जगह की अपनी अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है जो करेंसी जारी करती है। बट क्रिप्टो करेंसी को कोई भी सेंट्रल बैंक जारी नहीं करता। क्या बोलेंगे, कोई भी सेंट्रल बैंक जारी नहीं करता है। तो सेंट्रल बैंक का रेगुलेशन इस पे है ही नहीं, सेंट्रल बैंक के अंडर में है ही नहीं, कंट्रोल भी नहीं है। थर्ड नंबर, ये बनते कैसे हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनते हैं। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी एक अलग प्रकार की अत्याधुनिक नई टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ये बनते हैं। फोर्थ नंबर, कि बनेंगे कैसे, बनाने का एक प्रक्रिया है, बोलेंगे माइनिंग। इसकी माइनिंग होती है, तो माइनिंग के लिए विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। बनाने वाले का नाम रहता है माइनर। तो कुछ फैक्ट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की एक्चुअली में यहाँ जो शब्द है माइनिंग, माइनिंग खुदाई से संबंधित है। तो यहाँ खुदाई ना करके बनाने वाले का नाम, विशेष प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है बनाने के लिए। बनाने वाला जो क्रिप्टो करेंसी बना ले वो माइनर है। हर कोई क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। जिसे भी कोडिंग डिकोडिंग आती है, सॉफ्टवेयर की जानकारी, क्रिप्टो करेंसी बनाता है। जिसकी अधिक सॉफ्टवेयर की जानकारी है, बेटर है, उसकी क्रिप्टो करेंसी बनाने की क्षमता और अधिक होगी। तो बनाने वाले का नाम माइनर है। यहाँ एक चीज देखना है टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लेकिन उससे पहले कुछ और फैक्ट बता दूं मैं आपको। 6 नंबर में सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी किसने बनाया था? जापानी मूल के जो जापानी थे, उनका नाम था सातोशी, सातोशी नाका मोटो। इन्होंने बनाया था, सातोशी नाका मोटो, ये जापानी थे। ठीक है, बिटकॉइन बनाया था। प्रथम क्या था? बिटकॉइन, बिटकॉइन बनाया था इन्होंने, माइनिंग किया था। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखिए क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का नेटवर्क है एक, हजारों कंप्यूटर, लाखों कंप्यूटर अगर किसी नेटवर्क से जुड़े हैं तो उनका एक चैन है। इंटरनेट में क्या है, अरबों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक उसी तरीके से हर का एक एक नेटवर्क होता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नेटवर्क पे कंप्यूटर जो है आपके जुड़े हुए हैं। इस कंप्यूटर पे एक बही खाता है, बही खाता समझिए, अकाउंट, एक अकाउंट है। अब देखिएगा, ये विशेष प्रकार का अकाउंट है। अगर किसी ने मान लेते हैं 10 रुपये इसमें ट्रांजेक्शन किया है, तो ये 10 रुपया अमाउंट सारे कंप्यूटर पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं। पुनः अगर किसी ने 20 रुपये निकाला है तो सारे कंप्यूटर पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जा रहे हैं अपने आप। तो इसमें आप दखलंदाजी कर ही नहीं सकते। तो बही खाता अकाउंट जो है, लेना देना, जो भी अशिष्ट है, संपत्ति है, वो सब क्या है आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सारे कंप्यूटरों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अब इसमें अगर मान लेता हूँ किसी ने 20 रुपये से चोरी कर लिया, देखिएगा तो सारे कंप्यूटर पे दिखाएगा कि 20 रुपये निकले हैं, तो ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा।
किसी एक कंप्यूटर से ना निकल के वो सारे कंप्यूटर को ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा कि 20 रुपए से निकले हैं। तो खाता तो अपने आप अपडेट हो रहा है, लेना देना ट्रांजेक्शन, यही ट्रांजेक्शन है, असिस्ट है, जो इसे पावरफुल बना देता है। तो इसकी सेंधमारी नहीं हो सकती, ना तो हैक हो सकते हैं, ना तो फ्रॉड हो सकते हैं, धोखेधड़ी। भविष्य का यही क्रिप्टो करेंसी मजबूत है, क्योंकि ना तो हैक होंगे ना तो धोखाधड़ी होंगे। हाँ, इसके बहुत सारे कुछ नुकसान भी है, और बाद में देखेंगे हम लोग। फिलहाल आप ये समझिए कि किस तरीके से एक मजबूत पावरफुल नेटवर्क है कि कंप्यूटर पे ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन, हर प्रकार का लेन देन, सोना हो, चांदी हो, घर हो, कोई संपत्ति हो, फिजिकल फॉर्म में जमीन हो, अगर एक अकाउंट है तो अकाउंट सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। किसी ने 100 रुपया, किसी के पास 1000 करोड़ रुपया हो, वो सब पे ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इसके पास 1000 करोड़ है, इसके पास 2000 करोड़ रुपए। तो एक कंप्यूटर निकाल भी दिया जाए तो बाकी सारे पे तो है ही है। तो ऐसा नेटवर्क आपको कहीं नहीं मिलेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को छोड़ के। पुनः नुकसान क्या है कि आतंकवादी को फंडिंग किया जाएगा, जिससे आतंकवादी जुड़ सकते हैं, बंदूक, हथियार, ड्रग्स की तस्करी, चोरी हो सकती है, उसके पैसे लग सकते हैं इसके अंदर। तो ये इसके नुकसान भी है, आतंकवादियों के हाथे पड़ जाए या वो मेंबर बन जाए किसी नेटवर्क का, लेना देने का काम कर रहे हैं, या किसी के पास ब्लैक मनी हो, वाइट मनी कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता है। ठीक है, तो ये है आपका क्रिप्टो करेंसी। कुछ क्रिप्टो करेंसी को नाम आपको याद करने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है बिटकॉइन, सेकेंड नंबर पे इथरम का नाम सुनेंगे, इथरम। थर्ड नंबर पे आप बिनेंस का नाम सुनेंगे, बिनेंस, एथर, एथर। तो ये है बिटकॉइन, इथरम, बिनेंस और एथर, ये सारे वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं, सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं जो आपका इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है, तो सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है कि भारत का स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक मार्केट, ये $4 ट्रिलियन से अधिक का हो गया। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, सबसे पहले कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्टेड है तो उन सारे कंपनी, जितने भी कंपनी लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, सेकेंड नंबर पे आप देख रहे हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, कर लीजिएगा, डॉट मान लीजिएगा, CAPT। मान लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे शेयरों की खरीदी बिक्री होती है। अब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां क्या हैं, लिस्टेड हैं। इसमें जितने भी कंपनी है वो लिस्टेड रहते हैं, अर्थात अपना शेयर बेचना होगा तो पहले लिस्टेड करा लीजिए, यहाँ पे लिस्ट में आप आ जाइए, उसके बाद ही आपका शेयर का खरीदी बिक्री होगा। तो जितनी कंपनी है, अगर मान लेता हूँ एक से लेके 100 कंपनी है, ये सब कंपनियां लिस्टेड है, तो इन सब का कुल शेयर का प्राइस कितना हो गया, टोटल शेयर का प्राइस, इसे बोलते हैं हम मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो भारत का जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इसका मार्केट, क्या बोलेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है, ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, और पोजीशन 5वें नंबर पे पहुंच गया है, 5वें स्थान पे आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ सकता है आपसे कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 5वें स्थान पे आ गया है, या हाल फिलहाल में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने किस स्टॉक एक्सचेंज को किनारे कर दिया है या उससे आगे निकल गया है, बोलेंगे हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। तो सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं, अगर 5वें स्थान पे भारत है, सबसे पहले बोलेंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड नंबर पे नेस्डैक,
NASDAQ नेस्डेक, ये दोनों अमेरिका के हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डेक। नेस्डेक में टेक्नोलॉजी की कंपनियां लिस्टेड होती है, सॉफ्टवेयर की कंपनियां। नेस्डेक के बारे में देख लीजिए, या तो टेक्नोलॉजी की कंपनी होगी या इंटरनेट बेस्ड कंपनियां हैं, इंटरनेट बेस्ड। तो जितने भी आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां दिख रही है, नेस्डेक में लिस्टेड रहते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड, थर्ड नंबर पे आपका क्या बोलेंगे, तो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, ये चीन में है, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। चौथे नंबर पे आप बोलेंगे जो जापान का है, टोक्यो एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, जापान का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ये हो गया पांचवें नंबर पे। भारत का कर लीजिएगा छठवें नंबर पे हांगकांग। तो भारत पांचवें स्थान पे आ गया है। चार बड़े बड़े इससे पहले के स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एक बार देख लीजिए। जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है 24 ट्रिलियन का है, नेस्डेक $20 ट्रिलियन का है। डॉलर करते चलिएगा आगे, डॉलर डॉलर। पुनः शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 7 ट्रिलियन का है, और जापान जो है आपका 6.3 ट्रिलियन का है। भारत कभी 4 ट्रिलियन को क्रॉस किया है। तो अभी तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से बहुत पीछे चल रहा है, 6 गुना अधिक है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का स्टॉक एक्सचेंज हर 3 साल में $1 ट्रिलियन जोड़ता है, ये भी फैक्ट देखिएगा। हर 3 साल में जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है वह $1 ट्रिलियन रुपए जोड़ रहा है। तो 1 ट्रिलियन हर 3 साल में स्टॉक एक्सचेंज जोड़ रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो अगले 3 साल में फिर 4 ट्रिलियन की जगह 5 ट्रिलियन हो जाएंगे, या हो सकता है साल कम हो जाए कि 2 ही साल में $1 ट्रिलियन एड कर ले, क्योंकि भारत का ग्रोथ रेट बहुत अधिक है, सबसे फास्ट मूव कर रहा है, सबसे तेजी से ग्रो करने वाला स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये शीघ्र ही क्या है, चौथे स्थान पे पहुंच जाएगा, टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज को पीछे कर देगा मार्केट कैपिटलाइजेशन में। अब एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इकोनॉमिक्स से ही आपका। तो वो है हिडेनबर्ग से जुड़ा हुआ हिडेनबर्ग रिपोर्ट। थर्ड नंबर का है इकोनॉमिक्स से, हिडेनबर्ग रिपोर्ट। और अदानी, अदानी ग्रुप। तो देखिए हिडेनबर्ग क्या है, इसकी रिपोर्ट, और अदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है आज का। हिडेनबर्ग अमेरिका की एक फोरेंसिक फाइनेंशियल फर्म है, अर्थात एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। एजेंसी किस तरीके की, प्राइवेट है, फर्म है। तो एक निजी कंपनियां हैं जो जांच पड़ताल करती है। किसकी जांच पड़ताल करती है, वो कंपनियों की जांच पड़ताल करती है। ठीक है, तो बोलेंगे जांच पड़ताल वाली एक कंपनी है। फोरेंसिक जो भी है कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसको देखती है, जांच पड़ताल करती है। किसकी करती है, तो कंपनियों की करती है। इसी में पहला फैक्टर था। सेकंड, कंपनियों की करती है। कहाँ की है, थर्ड नंबर न्यूयॉर्क, सॉरी ये अमेरिका की है, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क की, अमेरिका की न्यूयॉर्क की। तो ये हिडेनबर्ग फाइनेंशियल फर्म, जिसने क्या किया था, अदानी ग्रुप के बारे में भी एक रिपोर्ट तैयार किया था। तो सुर्खियों में लगातार बना हुआ था ये पिछले साल तक कि हिडेनबर्ग रिपोर्ट, इसके हिडेनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित मामलों के लिए पार्लियामेंट भी स्टेगन में चली गई। अपोजिशन ने इस पर खूब सारा डिमांड किया था एक्शन के लिए हिडेनबर्ग रिपोर्ट पे। देखिए हिडेनबर्ग रिपोर्ट जो आया था वो अदानी के बारे में था। अदानी पे इसने आरोप लगाया था कि अदानी अपने स्टॉक का मैनिपुलेशन करती है, स्टॉक मैनिपुलेशन एक शब्द आता है। दूसरा कि फ्रॉड, धोखेधड़ी वाली स्कीम चलाती है, धोखेधड़ी वाली स्कीम योजना चलाती है, इससे पैसा कमाया
और देखते देखते में ये 3 साल में $100 बिलियन कमा लिया। तो आरोप क्या था कि अदानी स्टॉक का मैनिपुलेशन करता है, धोखेधड़ी करती है, इससे पैसा कमाता है। 3 साल में इसने $100 बिलियन कमाया। ऐसा पूरा इकोनॉमिक्स हिस्ट्री में इंडिया की कभी नहीं हुआ। तो 3 साल में $100 बिलियन अदानी कमाए, यही आरोप था। लेकिन आरोप आज तक प्रूफ नहीं हो पाया। अब स्टॉक मैनिपुलेशन क्या होता है कि स्टॉक खरीदा जाए और बेचा जाए, तो ये पूरा एक धोखेधड़ी वाला साजिश करके कि पहले स्टॉक को गिराया जाए, पहले किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो गिरे और लोग डर के मारे बेचने लगे। फिर कुछ लोग होते हैं जो शेयर को खरीदने लगते हैं, क्योंकि डरे लोग बेच रहे हैं। तो अब कुछ लोगों के पास वो आ जाता है, उसके बाद वो बाद में उस शेयर का दाम बढ़ाते हैं और बेचते हैं, इससे कमाते हैं वो। तो स्टॉक मैनिपुलेशन। या कुछ लोग डर के मारे क्या है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है बाद में गिरेगा, वो शेयर बेचने लगते हैं। तो तेजड़िया मंदड़िया दो शब्द होते हैं। तो स्टॉक का मैनिपुलेशन, अगर स्टॉक जो खरीदा जाए बेचा जाए किसी भी कंपनी में, उसमें पूरा प्री प्रोग्राम करके प्लान करके कुछ लोग शेयरों को खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो स्टॉक मैनिपुलेशन कहलाता है। इसमें स्टॉक का शॉर्टेज दिखाया जा सकता है या स्टॉक को कम दिखाया जा सकता है वैल्यू, बाद में उसका वैल्यू अधिक हो जाए, तो स्टॉक मैनिपुलेशन चलता है। देखिए, आप जब भी शेयर खरीदेंगे तो उस पर रेगुलेशन किसका है? सेबी का है। अर्थात आप स्वतंत्र रूप से खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, इसमें स्टॉक का मैनिपुलेशन नहीं होता। लेकिन अगर उसी में कुछ लोग जुड़ जाए, इसमें स्टॉक एक्सचेंज के कुछ मेंबर हो या कंपनी के कुछ सदस्य हो, कुछ अधिकारी, ये 3-4 लोग मिल जाए आपस में, तो स्टॉक का मैनिपुलेशन होने लगता है। अब यही आरोप था अदानी के ऊपर। तो दूसरा आरोप लगा धोखाधड़ी वाली कि अलग अलग योजना के तहत ये फंड जोड़ती है, पैसा कमाती है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है जिससे इसका ब्रांड नाम हो, लेकिन धोखाधड़ी करके इसने $100 बिलियन 3 साल में जुड़ा है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी तक प्रूव भी नहीं हो पाया। इस पे काफी सारी कमेटी बनी, मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया। अब यहाँ पे जो आज का रिपोर्ट है कि यूएस की सरकार ने, जो यूएस गवर्नमेंट है, उसने हिडनबर्ग की रिपोर्ट को किनारे कर दिया। जो ये रिपोर्ट है आपकी, इस रिपोर्ट जो एक अदानी ग्रुप है, तो अदानी का ग्रुप क्या, देखिए बहुत सारी कंपनियां, अदानी पावर प्लांट है, अदानी पोर्ट है, अदानी सेज है, ऐसे करके तो ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इसमें से एक कंपनी जो पोर्ट से संबंधित है, बंदरगाह और सेज से संबंधित, तो अदानी पोर्ट और सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अर्थात एक विशेष इलाका बनाया जाए जहाँ पे इंडस्ट्री उद्योगों को खोला जाए, उसे सेज कहते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, क्रियाकलाप हो। तो यूएस गवर्नमेंट ने खुद इस रिपोर्ट, हिडनबर्ग रिपोर्ट जो अदानी पोर्ट और सेज से था, उसको खारिज कर दिया है, बोला सही नहीं है। अब अदानी पोर्ट और सेज क्या है, यहाँ पे देखिएगा, लिख देता हूँ ब्रीफ में कि अदानी पोर्ट और सेज ये क्या कर रही है, कोलंबो बंदरगाह है वहां पे ईस्टर्न कंटे सॉरी वेस्टर्न कंटेनर बना रही है। तो कोलंबो बंदरगाह है श्रीलंका में, वहां पे कंटेनर बना रही है। जो कंटेनर है शिप में देखेंगे, जहाज में बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, सामानों से भरे रहते हैं। तो वही कंटेनर एक शिपमेंट बना रही है। कहाँ पे बना रही है? अदानी कोलंबो में बना रही है। तो यहाँ पे दो फैक्ट और निकल गए हैं कि अदानी या ऐसी कौन सी कंपनियां इंडिया की जो कोलंबो में कंटेनर टर्मिनल बना रही है। तो कंटेनर टर्मिनल बना रहा है अदानी, ठीक है। अदानी पोर्ट एंड सेज कहाँ बना रही है? कोलंबो में बना रही है। और यूएस गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया है अदानी के रिपोर्ट को। देखिए, जब आरोप लगा था हिडनबर्ग रिपोर्ट का, तो $100 बिलियन तो कमाया, लेकिन देखते देखते में 6 महीने के अंदर में $100 बिलियन, 6 महीने के अंदर $100 बिलियन का इसको नुकसान भी हो गया। $100 बिलियन का, क्योंकि स्टॉक के दाम तेजी से गिरे, कंपनी पे लोगों का विश्वास कम रह गया था, इसके स्टॉक नहीं खरीदे जा रहे थे। लेकिन अभी मामला ठीक है, कंपनी जो है अभी लगातार बूम कर रही है, फिर से पिकअप पकड़ी हुई है। ये है आपका आज का इम्पोर्टेंट करंट इकोनॉमिक्स से। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए टू डू के साथ।